आज के वीडियो में बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का साइंस का कंप्लीट कोर्स और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जो आपका चैप्टर है पारिस्थितिक तंत्र, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि आप बताइए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा, या तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो इकोसिस्टम जंगल में हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके अलावा घास का मैदान का इकोसिस्टम हो सकता है। उसके अलावा समुद्र का अपना अलग हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र, और झील का अपना अलग हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनमें हम देखें तो इन तीनों में, इन चारों में अलग अलग तरीके से, देखिए जंगल की अगर बात करें तो इसमें उत्पादक कौन होते हैं? वृक्ष होते हैं जो उत्पादन करते हैं। अगर घास के मैदान की बात करेंगे तो इसमें घास है जो उत्पादक है। ठीक है, समुद्र की बात करेंगे तो इसमें पादप प्लवक है जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, यानी समुद्र में पाई जाने वाली जो एल्गी होती है उसी को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स या पादप प्लवक। उसके अलावा बात करें झील में, तो झील में भी कुछ शैवाल होते हैं। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है, जो उत्पादक है वो सिर्फ कौन है? वो या तो वृक्ष है, या घास है, या फिर पादप प्लवक है, या शैवाल है। ठीक है, एक तरीके से अगर बात करें तो जो उत्पादक होते हैं वो सिर्फ पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे उत्पादन का काम करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इसका मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए उपभोक्ता 1 लिखा हुआ है, तो इसमें आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो क्या करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को या घास को ही खाएंगे। जैसे अगर जंगल की बात करें तो जंगल में उत्पादक वृक्ष होता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन है? खरगोश है, वो इनको खाता है। उसके बाद अगर बात करें जो फिर देखो यहाँ पे ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है, जंगल के इकोसिस्टम में। और यहाँ पे खरगोश को अगर किसी सांप ने पकड़ लिया और सांप खा गया तो सांप यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और इसमें अगर सांप को किसी बाज ने पकड़ लिया, बाज खा गया, तो बाज क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने देखा कि अगर आपसे पूछेगा कि जंगल पारिस्थितिक तंत्र में या जंगल इकोसिस्टम में जो सांप है वो कौन सा उपभोक्ता है, तो सांप यहाँ पे होगा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और बाज यहाँ पे होगा तृतीय उपभोक्ता। लेकिन अगर वहीं बात करें हम घास के मैदान की, अगर वहीं पे हम बात करें घास के मैदान की, तो यहाँ पे देखिए आप उत्पादक घास है, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो टिड्डा है, यानी घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, और टिड्डे को खाएगा मेढक। तो मेढक यहाँ पे क्या हुआ? मेढक यहाँ पे हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और यदि मेढक को सांप खा जाता है तो सांप यहाँ पे क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो आपसे मेंशन करेगा, आपसे पूछेगा, बताइए कि घास के मैदान के इकोसिस्टम में, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में सांप कौन सा उपभोक्ता है? तो यहाँ पे सांप कैसा है? तृतीयक उपभोक्ता। और मोर जो है, जो सांप को खा जाएगा, या यहाँ पे बाज आ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? मोर या बाज, वो होगा चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, तो या फिर उसको बोलेंगे अंतिम उपभोक्ता। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें समुद्र के इकोसिस्टम में, वैसे आपके एग्जाम में खासकर यही आता है घास का मैदान का। ठीक है, तो इसी को आप ध्यान रखेंगे। जंगल भी ध्यान रखेंगे, जंगल में सांप कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता है, और बाज कौन सा है? ये तृतीयक उपभोक्ता है। उसके अतिरिक्त अगर बात करें यहाँ पे समुद्र की, तो समुद्र में पादप प्लवक उत्पादक होते हैं। इनको जो जंतु प्लवक होते हैं वो खा जाते हैं, और जंतु प्लवकों को छोटी मछली खाती है, और मछलियों को फिर बड़ी मछली खाती है, और इसको सबसे बड़ी मछली खा जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रम है उत्पादकों का। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक, और ये अंतिम उपभोक्ता हो जाता है। इसी प्रकार से झील के अंदर भी ये क्रम चलता रहेगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो घास का मैदान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। ये इकोसिस्टम है, ठीक है, और ये है टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट यानी जंगल। यहाँ पे ये ग्रासलैंड यानी घास का मैदान है, और यहाँ पे सांप जो है वो क्या करता है? मेढक को खा जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल वही चीज है, पर यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन होमोलॉजी एंड एनोलॉजी। इसका मतलब कि आपसे डिफरेंस अंतर पूछ सकता है, समजातीता में और समरूपता में अंतर क्या होता है। तो आप केवल अगर 1 नंबर से क्वेश्चन आएगा तो केवल आप 2 ही पॉइंट लिख के आएंगे। कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं समजाता की, तो समजाता का मतलब क्या होता है? समान उद्भव व समान मूल संरचना के आधार पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली जो समानता होती है
उसी को बोलते हैं समजातता। ठीक है, अगर बात करें समरूपता की, इसका मतलब क्या होगा कि समान कार्य करने पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली बाह्य आकारिक समानता को हम बोलते हैं समरूपता। इसका मतलब कि अगर समरूपता की बात करें तो समान कार्य करने पर मतलब कार्य समान रूप से करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिन होगी, जो उत्पत्ति होगी, वो समान रूप से नहीं होती है। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि समान उद्भव। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो भी समजात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समान उद्भव, समान उत्पत्ति व समान मूल संरचना के आधार पर जो विभिन्न जीवों के अंगों में जो समानता दिखाई देगी वो होगी समजातता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमको दिखाई तो देगा कि उसका हाथ बिल्कुल एक काम कर रहा है, जैसे एक जैसे काम करता है, लेकिन वो एक्चुअली उत्पत्ति नहीं उसकी वहां से हुई होगी। ठीक है, उत्पत्ति में दोनों में अंतर होगा। अगर बात करें यहाँ पे जो पॉइंट 2 है, तो समान मूलभूत संरचना वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि समजात अंग का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे कि समान मूलभूत संरचना वाले अंगों को समजात अंग कहा जाता है। और अगर वहीं पे बात की जाए कि समरूपता क्या होगा, तो समान दिखने वाले जो अंग होते हैं उनको समरूपी अंग कहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली समान दिखते हैं पर समान वो मूल रूप से उत्पत्ति से उद्भव से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इतना अंतर आप लोग लिख के आएंगे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अयस्क क्या होते हैं, तो आप लोग केवल इतना लिख के आएंगे कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाता है। बस आप लोग केवल इतना लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सभी अयस्क हैं, ठीक है, वो खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं हो सकते। इसको भी आप लोग ध्यान रख के आएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क धातु के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ये सब हमने मॉडल पेपर 1 में और 2 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखें मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2, जिसमें हमने पूरे विस्तार से सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, बहुविकल्पी में या लघुत्तरी अतिलघुत्तरी में जरूर आएंगे। तो आप लोग जरूर देखें जाकर के मॉडल पेपर एग्जाम से पहले। आज आपको पूरे देख लेने हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रैपिडली स्पीड में देख लेते हैं। देखिए, धातु की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का क्या अयस्क होता है, मैग्नेसाइट। ठीक है, इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम है वो हमको किससे प्राप्त होती है, मैग्नेसाइट से प्राप्त होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। अगर बात करें जिंक के बारे में, जिंक कहाँ से मिलती है, तो है कैलामाइन। क्या है, कैलामाइन। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। अगर बात करें लेड के बारे में तो मिलता है गैलेना से, जो PVS है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर ग्लास से, जो Cu2S है। अगर आयरन की बात करें तो हेमेटाइट से, ठीक है, जो Fe2O3 है। अगर बात करें एल्यूमिनियम से तो बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। अगर बात करें सिल्वर की तो अर्जेंटाइट, जो Ag2S है। और अगर बात करें कैल्शियम की तो जिप्सम से मिलता है, जो CaSO4.2H2O है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि धातु जो है वो किस तरीके से प्राप्त होती है, यानी अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि धातु हमारे अर्थ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, चट्टानों के अंदर। और चट्टानों में धातुएं जो होंगी वो एकदम शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं, वो अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। और अयस्क के अंदर बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। तो अगर हमें धातु प्राप्त करनी है प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में, तो हम क्या करेंगे, जो अयस्क है हम उससे धातु को निष्कर्षित करेंगे प्योर फॉर्म में। तो उसके लिए कई विधियां हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयस्क से शुद्ध धातु कई क्रमिक प्रक्रमों के पश्चात प्राप्त होती है। ठीक है, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले धातु कर्म का मतलब क्या होता है, क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम जो होगा, जो प्रक्रिया होगी, उसी को धातु कर्म हम कहते हैं। और इसको निम्न तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अयस्क का सांद्रण क्यों करते हैं, और आपसे पूछे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि एवं फेन प्लावन विधि कब और क्यों करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कि यह अयस्क
का प्रारंभिक उपचार होता है। ठीक है, सांद्रण का मतलब क्या होगा कि अयस्क का ये प्राथमिक ट्रीटमेंट है, प्राथमिक उपचार है, जिसमें अशुद्धियों कौन कौन सी हो सकती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि हो सकती है, को अलग हम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि सांद्रण कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सांद्रण विधि का मतलब क्या होता है, आप क्या बताएंगे कि जो अयस्क है उससे धातुओं को निकालना, इसका मतलब अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की जो विधि है वो सांद्रण कहलाएगी, तभी हमको धातुएं मिलेंगी प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में। अयस्क का सांद्रण अशुद्ध के स्वभाव के अनुरूप 3 विधियों से किया जाता है, यानी कौन कौन सी उसमें अशुद्धियां हैं उसी के हिसाब से 3 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन कौन से 3 तरीके जिससे हम इसका सांद्रण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हो, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हो तो सांद्रण को इस विधि से किया जाता है। किस विधि से? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें अवरोधक लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को, यहाँ पे चित्र में भी समझेंगे हम, ठीक है, चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। करते क्या है कि इस पर पिसा हुआ अयस्क हम गिराते हैं, डालते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, इस अयस्क में अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। इन अशुद्धियों अयस्क से अलग करते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, इन अशुद्धियों को अयस्क से अलग करते हैं। इन्हें अलग करने के लिए चित्र अनुसार जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। उसका क्या होता है, जल के प्रवाह के कारण भारी जो अयस्क होते हैं, ठीक है, वो अवरोधकों के बीच रुक जाता है, जबकि हल्की अशुद्धियां जल के द्वारा बह जाती हैं। तो इस तरीके से इस विधि का उपयोग करते हैं। अगर हम समझें यहाँ पे कि किस तरीके से चित्र में दिखाया गया है, तो आप देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, तो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि ये पूरा एक तिरछा तख्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पिसा हुआ अयस्क जो है वो यहाँ से गिराते हैं, उसके बाद में साथ में हम जल भी गिराते हैं। अगर इस पूरे के पूरे अयस्क बीच में यहाँ पे लगा होता है अवरोधक, अगर पानी की धारा हम तेज करेंगे तो उसमें जो भी हल्के सुधियां होंगी वो क्या होंगी, वो बह जाएंगी, और बाकी जो बचा होगा मटेरियल होगा वो, उसको हम बोलते हैं गैंग, वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझें, यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां धातु से हल्की हैं तब सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में। इसमें क्या खास चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपसे ये डायग्राम शायद पूछ सकता है कि डायग्राम जो है वो किसका है, आप लोग बनाइए, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियां हों, ठीक है, अगर मान लो कोई अयस्क है, चट्टान का टुकड़ा पिसा हुआ है, उस पिसे हुए मटेरियल में अगर चुंबकीय अशुद्धियां पाई जाएंगी तो सांद्रण के लिए क्या करेंगे, हम चुंबकीय सांद्रण विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पिसे हुए अयस्क को, ये चित्र के अनुसार अगर हम समझें यहाँ पे, तो चित्र के अनुसार चुंबकीय पृथक्करण की सहायता से सांद्रित किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में जो पृथक्कारी होता है उसमें एक चमड़े का पट्टा लगा होता है। देखिए चमड़े का पट्टा लगा हुआ है, ठीक है, चमड़े का पट्टा लगा हुआ है, जो 2 रोलर, एक यहाँ पे है रोलर, एक यहाँ पे रोलर है। ठीक है, जो 2 रोलरों पर घूमता रहता है, जिसमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। इसका मतलब एक जो है रोलर वो है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे से डाला जाता है, यानी यहाँ से आप देखिए एक सिरे से यहाँ पे जो पिसा हुआ अयस्क है उसको गिराया जा रहा है, यहाँ से गिराया जा रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ से गिरेगा उसका क्या होगा, जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचता है, यहाँ से, यानी यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ से चलते चलते इस पट्टे के पास में पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचकर क्या करता है, गिर जाता है। तो अयस्क का चुंबकीय भाग जो होगा चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा होता रहेगा। इस प्रकार चुंबकीय अशुद्धियों को दूर हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो टेक्निक यहाँ पे दी गई है ये केवल अगर उसके लिए, अगर कोई भी अयस्क है जिसके अंदर चुंबकीय अशुद्धियां हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं फेन प्लवन विधि के बारे में। इसमें करते क्या है, देखिए इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े हौज में हम जल के साथ में मिश्रित करते हैं, उसके बाद में घोल बनता है। इसका मतलब क्या है, घोल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल में सल्फाइड अयस्क तथा गैक को जल द्वारा गीला किया जाता है। इसके बाद जो घोल होता है उसमें जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप तेल से चिपक कर अयस्क के जो हल्के कण होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से सल्फाइड अयस्क होते हैं, ऊपर उठकर टैंक की ऊपर सतह पर आकर मल फेन यानी एक तरीके से मैला झाग के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं, यानी इकट्ठा होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो तत्पश्चात
इस मल फेन को वायु में सुखाकर अयस्क के कण प्राप्त कर लेते हैं और इस विधि को फेन प्लवन विधि कहा जाता है। चूंकि अशुद्धियां के कण जो होते हैं वो भारी होते हैं अतः टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं, इसीलिए जो अशुद्धियां होंगी नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और हम आसानी से क्या करते हैं, झाग के द्वारा जो भी हमको अयस्क चाहिए होंगे उनके कण हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना के अगर हम आएंगे एग्जाम में अगर पूछेगा तो, और ये होता है फेन प्लवन विधि। इसमें बेसिकली फेने की हम बात करते हैं। फेना उत्पन्न करने में हम फेने के अंदर ही जो अयस्क हमें प्राप्त करना उसके कण हम निकाल लेते हैं। निस्तापन की बात करें अगर, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए होता क्या है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को निस्तापन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को, ठीक है। जैसे लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट किसमें बदल जाता है, लेड ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो इसी प्रकार जल युक्त जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, एवं हाइड्रोक्साइड का भी निस्तापन हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भट्टियों के बारे में। देखिए पिछली बार आपके एग्जाम में बात्या भट्टी का चित्र पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि कोई दूसरी भट्टी का चित्र पूछ ले, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से चित्र को हम बनाएंगे, अपने दिमाग में इसको आप सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मफल भट्टी के बारे में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मफल भट्टी में गर्म किया जाने वाला जो पदार्थ है वो सीधे ईंटों के संपर्क में नहीं आता है, यह उच्च ताप से ईंटों के बने हुए एक कक्ष में रहता है, ठीक है, जिसे मफल कहा जाता है। इसी को मफल कहते हैं। मफल ईंधन की ज्वाला तथा गर्म गैसों द्वारा गर्म होता रहता है। इस तरीके से आप इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करके आएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको ड्रॉ करके आएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये धातु ऑक्साइड और कोयला भरा हुआ है। यहाँ पे धातु ऑक्साइड कोयला भरा हुआ है, ठीक है। नीचे से वायु मिल रही है और यहाँ पे जो अग्नि है वो लगातार उत्सर्जित हो रही है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो व्यर्थ की गैसें होंगी वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और अगर कोई गलित धातु है वो यहाँ से यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम मफल भट्टी का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में पूछेगा और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में उसकी जो कार्यविधि है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आप इसको चित्र को बना के आएंगे और थोड़ा लिख के चले आएंगे, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है विद्युत भट्टियों के बारे में, इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में। देखिए विद्युत भट्टियों का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें अधिक ऊंचे या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की या तापमान की जरूरत पड़ती है, तब भी हम यूज करते हैं विद्युत भट्टियों को, ठीक है। इसके अंतर्गत भट्टियों की भी कई प्रकार होते हैं, जैसे इंडक्शन फर्नेस जिसको बोलते हैं, प्रेरण भट्टी, फिर है प्रतिरोधक भट्टी जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फर्नेस, और है आर्क भट्टी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि जो आर्क फर्नेस है, आर्क भट्टी है, उसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप इसको बना करके आएंगे। विद्युत भट्टी की अगर बात की जाए तो इसमें जो आर्क भट्टी है इसका उपयोग सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस भट्टी में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। और आर्क भट्टी में जो तापमान है वो कितना 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक उत्पन्न हो जाता है। और आसानी से हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग कर लेते हैं अयस्क से। इसके बाद बात करते हैं भर्जन के बारे में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं भर्जन। अगर बात करें निस्तापन की, तो निस्तापन में हमने देखा था यहाँ पे वायु की उपस्थिति की बात, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति की बात हो रही थी, ठीक है। अगर वायु की अनुपस्थिति की बात होगी तो वो होगा निस्तापन, अगर वायु की उपस्थिति की बात होगी तो वो होगा भर्जन। जैसे कॉपर सल्फाइड को अगर हम वायु में गर्म करें तो हम क्या इसको प्राप्त करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। साथ ही जो सल्फर फास्फोरस आदि की जो अशुद्धियां हैं वो वाष्पशील ऑक्साइड बनकर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से इसको पूरे को हम भर्जन कहते हैं। आप लोग इसको लिख के आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो।